सोप की क्या क्या कमियां हैं। फर्स्ट, सोप इज नॉट सूटेबल फॉर द वॉशिंग क्लॉथ्स विद हार्ड वाटर। साबुन होती है वो हार्ड वाटर में कपड़े धोने के लिए सूटेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन क्या होते हैं? सोप के साथ अटैच होकर के, सोप है, ये सोप है और ये है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो कहाँ प्रेजेंट होंगे? हार्ड वाटर में प्रेजेंट होंगे। जो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो क्या करेंगे? सोप के सोडियम को क्या कर देंगे? डिस्प्लेस कर देंगे। सोडियम को डिस्प्लेस कर देंगे और क्या बना लेंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अटैच करके कंपाउंड बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं स्कम, मिल्की अपीयरेंस, मतलब एक प्रेसिपिटेट बनाएंगे, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? ये इनसोल्यूबल कंपाउंड बन जाएंगे। मतलब कि हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो साबुन के साथ अटैच होकर के इनसोल्यूबल कंपाउंड बना लेते हैं। इनसोल्यूबल कंपाउंड बनाएंगे कैसे? एंड इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट स्कम, जो इनसोल्यूबल जो प्रेसिपिटेट बना था उसका नाम है स्कम, इज फॉर्म विच स्टिक टू द क्लोथ, और वो कपड़ों से चिपक जाता है। एंड इंटरफेरेंस विद द क्लीनिंग एबिलिटी ऑफ द सोप, और सोप की जो क्लीनिंग एक्शन होता है, जो साफ करने की टेंडेंसी होती है उसको क्या कर देता है? कम कर देता है, उसको कम कर देता है। नेक्स्ट है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट होता है वो सोपलेस सोप होता है, मतलब होता तो सोप ही है लेकिन सोप नहीं होता, तो सोपलेस सोप। डिटर्जेंट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ए लॉन्ग चेन ऑफ एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। उसमें भी क्या था? जो सोप था वो था सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती थी। इसमें क्या हो जाएगा? उसकी जगह क्या आ जाएगा? सल्फोनेट एंड सल्फेट, सल्फोनेट एंड सल्फेट लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। डिटर्जेंट इज ए सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन, लॉन्ग चेन एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हो गया लॉन्ग चेन, ये हो गया सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड ए लॉन्ग चेन ऑफ एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट which has cleaning properties in water, वाटर जो वाटर में जो क्लीनिंग एक्शन करता है वो हो जाएगा डिटर्जेंट। तो अपना डिटर्जेंट और सोप में यही डिफरेंस होता है कि ये तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है और ये क्या होता है? सल्फोनेट एंड सल्फेट सॉल्ट होता है। अगर अपन बात करें क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट की जो साफ करने की जो टेंडेंसी होती है वो कैसी होती है? एज ए सोप, सोप की तरह होती है। जैसे सोप में एक तो हेड पार्ट था और एक टेल पार्ट था। हेड पार्ट था वो हाइड्रोफिलिक था और टेल पार्ट था वो हाइड्रोफोबिक था और वो लिपिड के साथ में अटैच होकर के जैसे क्लीनिंग करता था, सेम इज ऐसे कैसे ही डिटर्जेंट करता है। सोपलेस डिटर्जेंट, जो डिटर्जेंट होता है उसका एक एडवांटेज भी होता है और कुछ लिमिटेशंस भी होती है, तो अपन दोनों देखेंगे, एडवांटेज और लिमिटेशन। फर्स्ट इज एडवांटेज, दे डू नॉट फॉर्म स्कम विद हार्ड वाटर। जो अपनी सोप होती है वो हार्ड वाटर के साथ में क्या करती है? स्कम बना लेती है, मतलब हार्ड इंसोल्यूबल कंपाउंड बना लेती है। लेकिन डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ भी अच्छे से फॉर्म देगा, झाग प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि स्कम नहीं बनेगा। दे आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोप के कंपेयर में ज्यादा सोल्यूबल होगा। अब ज्यादा सोल्यूबल होगा तो क्लीनिंग एक्शन भी ज्यादा शो करेगा। दे हैव ए स्ट्रॉन्गर क्लीनिंग एक्शन, तो इसकी क्लीनिंग एक्शन ज्यादा होगी तो कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे। दे आर ड्राइव फ्रॉम द पेट्रोलियम, दे सेव ऑन नेचुरल वेजिटेबल्स ऑयल्स। जो अपनी सोप होती है वो वेजिटेबल ऑयल वगैरह से मिलकर बनी होती है, जबकि डिटर्जेंट होता है वो किससे मिलकर बना होता है? पेट्रोलियम से मिलकर बना होता है। तो इससे ये क्या कर देगा? वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह को भी सेव कर लेगा। लिमिटेशंस ऑफ डिटर्जेंट, तो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो डिटर्जेंट होता है उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कमियां होती है। वो एक तो यह है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे डिकम्पोज नहीं होगा। देन दे पोज ए डेंजर्स एक्वेटिक लाइफ, ये एक्वेटिक लाइफ के लिए डेंजर्स होता है। क्यों? क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, उसमें जा जाकर डिपोजिट हो जाएगा। दे आर हाईली बेसिक एंड हार्मफुल टू स्किन, ये स्किन के लिए हार्मफुल भी होता है डिटर्जेंट। देन द कॉजेज कंडीशन लाइक द यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? एक्सिस ग्रोथ ऑफ प्लांट। कैसे होता है? जैसे कोई भी, जैसे अपना सीवरेज वाटर होता है वो जैसे अपने वाटर सोर्स में डालते हैं तो वहाँ कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाएगा तो प्लांट ज़्यादा ग्रोथ करेंगे और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाटर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और वाटर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एक्वेटिक एनिमल के लिए वो हार्मफुल होता है, तो ये यूट्रोफिकेशन भी करता है। देन एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी के बीच में जो एक्वेशन दे रखी थी वो है फर्स्ट पेज नंबर 61,
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अपन को पता है कि कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसमें 6 हो गए, इसमें 4 हो गए। कार्बन को अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग करेगा। ये ऑक्सीजन के कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। पहले ऑक्सीजन के ऐड करते हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 हो गए। ऐसे ही अपन इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 6 है। तो ऐड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। अब इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे। ये 4 तो खुद के थे, 2 ये हो जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट है सल्फर 8। जैसे अपन को पता है कि नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में स्टेबल होता है, वैसे ही सल्फर होता है वो S8 की फॉर्म में स्टेबल होता है। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो अपन क्या करेंगे, पहले 8 सल्फर बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बना लेंगे। और सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 6 है। 2, 2, 4, 5 और 6, ऐसे 2, 2, 4 और 6 ऐसे ऐसे करके अपन क्या कर लेंगे, इसकी एट स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6, 7। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ में शेयरिंग करेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। 6 तो पहले से थे, 7 और 8 हो गया। ये कैसे करेगा, 2, 2, 4, 5 और 6 तो है ही, ये इसके साथ में शेयरिंग कर लेगा, ये इसके साथ में शेयरिंग कर लेगा। ऐसे शेयरिंग करके ये पूरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। पेज नंबर 68। हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ऑफ पेंटेन। आइसोमर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन से 2 लेस होता है। जैसे C5H12 है, C5 है तो इसमें आइसोमर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये 3 हो गए। कैसे, 5 कार्बन की चेन है तो एक बार तो अपन सीधे सीधे रख देंगे, तो वो हो गया एन पेंटेन। एक बार 4 कार्बन की चेन रख देंगे, एक को यहाँ रख देंगे, तो ये हो गया ब्यूटेन, सॉरी आइसोपेंटेन। और 2 को अपन क्या करेंगे, 2 कम कार्बन की चेन रख देंगे, 3 को ऐसे, 2 को ऐसे, तो वो हो जाएगा नियोपेंटेन। तो इसके 3 आइसोमर बन जाएंगे। देन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में कितने कार्बन की चेन होगी, 5 कार्बन की, 1, 2, 3, 4 एंड 5। कार्बन की वैलेंस कितनी होती है, 4। तो वो कंप्लीट कर देंगे अपन हाइड्रोजन से। 1 और 2 तो हो गई, 2 क्या करेंगे, हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। ऐसे ही इसकी कर देंगे, ऐसे ही इसकी कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ द स्ट्रक्चर एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड में अपन ओइक एसिड से पता चल रहा है कि इसके एक क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH होगा। देखो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक में क्या हो रहा है, 2 कार्बन की चेन है, जिसमें से एक तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा CH3। ब्रोमोपेंटेन की बात करें, जब कुछ नहीं बोला है तो ब्रोमो कहाँ जोड़ेंगे, 1 नंबर पे जोड़ेंगे। और पेंटेन का मतलब हो जाएगा कितने कार्बन की चेन, 5 कार्बन की, तो 1, 2, 3, 4, 5 और N है तो सबके बीच में क्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। नेक्स्ट है ब्यूटेनॉन। ब्यूट मीन्स होता है 4 कार्बन, N मीन्स होता है सिंगल बॉन्ड, तो 4 कार्बन की चेन और सिंगल बॉन्ड। ऑन का मतलब होता है कीटोन, तो कीटोन कैसे बनेगा, सेकेंड नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड से O जोड़ देते हैं, ये कीटोन होता है। देन है हेक्सेनेन। हेक्स मीन्स 6 कार्बन की चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की चेन। N मीन्स सिंगल बॉन्ड लगेगा, और L मीन्स हो जाएगा एल्डिहाइड जुड़ा हुआ होगा। 6 में से एक को एल्डिहाइड बना देंगे। नेमिंग है CH3CH2Br। तो इसमें सबसे पहले अपन नाम लिखेंगे प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स क्या है, Br है। तो कुछ नहीं बोला है तो बिना पोजीशन के लिखेंगे। ब्रोमो, 2 कार्बन की चेन है तो एथेन, ब्रोमो एथेन। और ये हो जाएगा मैथेनॉल, 1 कार्बन है तो मैथ, और एल्डिहाइड है तो क्या लग जाएगा, एथ, तो मैथेनेल। ये कितने कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की है तो हेक्स, और डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में पेज नंबर 71। वाई इज द कन्वर्जन ऑफ द एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी वो ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब एथेनॉल की रिएक्शन अपन एल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिक K2Cr2O7 से कराते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो एथेनोइक एसिड बन जाएगा। जैसे इसमें एक ऑक्सीजन था, इसमें कितने आ गए, डबल ऑक्सीजन हो गए, तो ऑक्सीडेशन हुआ। नेक्स्ट है ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइलिन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। ये बोल रहा है कि जब अपन इथाइलिन की रिएक्शन ऑक्सीजन में लेते हैं, कैन यू टेल व्हाई ए मिक्सचर ऑफ द इथाइलिन एंड एयर। अगर एयर के साथ में कराते हैं तो उसको यूज में नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, तो देखो इथाइलिन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या करेगा, कंप्लीट कम्बिशन करेगा। कंप्लीट कम्बिशन होगा तो हाई टेम्परेचर जनरेट होगा, और वो हाई टेम्परेचर जनरेट होगा तो उसको अपन वेल्डिंग में यूज में ले लेते हैं। इसको गैस वेल्डिंग बोलते हैं। और इसकी फ्लेम होगी वो भी कैसी होगी, क्लीन फ्लेम होगी।
इसमें जो फ्लेम बनती है वो कैसी बनती है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज यूज फॉर द वेल्डिंग, इसलिए ये वेल्डिंग के काम में लिया जाएगा क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो टेम्परेचर ज्यादा बनेगा। जब इथाइलिन एयर के साथ में रिएक्शन करता है तो आपको पता है एयर में ऑक्सीजन, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये इनकम्प्लीट कम्बिशन होगा। इनकम्प्लीट कम्बिशन होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम बनेगा, मतलब लो टेम्परेचर होगा, लेगा थोड़ा बहुत, तो ये छोटी फ्लेम हो जाएगी। इसलिए अपन इथाइलिन के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो वो वेल्डिंग में यूज होता है, लेकिन एयर के साथ में कराते हैं तो वो वेल्डिंग के यूज में नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर हाई लो होता है यहाँ। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश द एक्सपेरिमेंटल बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन एक्सपेरिमेंट करके कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, तो ये रहा व्हेन एसिड रिलीज होती है और जैसे अपनी CO2 गैस को किस में को टर्न करेगा, विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, ये क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, सफेद सा कर देगा, तो इससे अपन को पता चल जाएगा कि यहाँ CO2 गैस प्रोड्यूस हुई है। द अदर हैंड अल्कोहल डज नॉट गिव CO2, जबकि अपन अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, तो CO2 गैस रिलीज नहीं होगी। तो ऐसे अपन डिफरेंस कर सकते हैं कि एसिड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में CO2 रिलीज करता है और अल्कोहल होता है वो नहीं करता है। नेक्स्ट, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं। सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन एंड रिप्लेस बाय द हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन देते हो और हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो। ऑन रिएक्शन विद अदर कंपाउंड आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन देते हो या फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एग्जांपल है KMnO4 on K2Cr2O7। पेज नंबर 76, वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग द डिटर्जेंट, ये पूछा गया है कि अपन डिटर्जेंट को डाल करके ये पता लगा सकते हैं कि ये वाटर हार्ड है या नहीं है। हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं और मेनली वो होता है जो स्टोन, जो पत्थर से निकला हुआ होता है वो हार्ड वाटर होता है। तो अपन जानते हैं कि अपन डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में फॉर्म प्रोड्यूस करता है। तो अपन डिटर्जेंट से ये पता नहीं कर सकते कि कौन सा वाटर हार्ड है और कौन सा सॉफ्ट है। डिटर्जेंट गिव लेदर मीन्स झाग विद हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर बोथ, ये दोनों के साथ में झाग देता है। वाइल ए सोप गिव द लेदर विद द सॉफ्ट वाटर, और अपनी सोप होती है वो ओनली सॉफ्ट वाटर के साथ में झाग देती है। तो अपन सोप से तो पता कर सकते हैं लेकिन डिटर्जेंट से पता नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग द डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट के यूज करके अपन ये नहीं बता सकते कि कौन सा वाटर हार्ड है, लेकिन सोप का यूज करके अपन बता सकते हैं कि कौन सा वाटर हार्ड है। देन people use a varieties of method of the wash cloth, usually after adding the soap. They beat the cloth. ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो साबुन से कपड़े धोने के बाद उसको वॉश करने के बाद पीटते हैं कपड़ों को। ए बीट द क्लॉथ्स ऑफ द स्टोन और बीट इट विद द पेडल, लकड़ी से मारते हैं। स्क्रब विद द ब्रश, ब्रश से साफ करते हैं। एंड मिक्सर ऑफ एगिटेटेड, यानी कि उसको क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। इन वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन में भी रफ सरफेस होती है। वाई इज एगिटेशन नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लोथ्स, इसमें पूछा गया है कि अपन साबुन डालने के बाद उनको कपड़ों को पीटते हैं, मारते हैं, ब्रश से साफ करते हैं, या फिर वॉशिंग मशीन में भी रफेज एरिया होता है, ऐसा क्यों होता है जबकि कपड़े तो साबुन से वॉश हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब अपन जैसे सोप डालते हैं तो सोप डालने से क्या होता है, मिसेल बनता है। अब उस मिसेल को कपड़े से अलग करने के लिए अपन एगिटेशन करते हैं, ये एक्स्ट्रा मेथड यूज में लेते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ सोप फ्रॉम मिसेल विद द डर्ट, अपनी जो सोप होती है वो डर्ट के साथ मिलकर क्या बना लेती है, मिसेल बना लेती है। सच एज ग्रीस मिसेल, अगर ग्रीस के साथ अटैच है तो ग्रीस मिसेल बना लेगी। रिमेनिंग सस्पेंडेड एज कॉलॉइड टू रिमूव डर्ट इन द फ्रॉम ऑफ द मिसेल फ्रॉम क्लॉथ्स, एगिटेशंस इज नेसेसरी टू गेट द क्लीन क्लॉथ्स, तो कपड़ों को अच्छी तरह से साफ करने के लिए और इस मिसेल को रिमूव करने के लिए अपन जो एक्स्ट्रा जो मैकेनिकल मेथड होते हैं ये यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी। एक्टिविटी में सबसे फर्स्ट लेंगे अपन 4.3। 4.3 में क्या है, टेक सम कार्बन कंपाउंड नेफ्थेलिन, जिसका फॉर्मूला होता है C10H8, कैम्फोर जो अपना कपूर होता है, एंड अल्कोहल। 1 by 1 ऑन ए स्पैचुला एंड बर्न देम, इनको क्या लेंगे 1 by 1 एक एक करके चम्मच में लेंगे और उनको क्या करेंगे, जलाएंगे, बर्न करेंगे। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नॉट वेदर द स्मोक ए प्रोड्यूस, और उनकी अपन जो फ्लेम बनेगी उसकी नेचर को ऑब्जर्व करेंगे। पहले से मेटल प्लेट अबाउ द फ्लेम, और उस फ्लेम के ऊपर अपन मेटल प्लेट और रख लेंगे। देयर इज द डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन द केस ऑफ द एनी ऑफ
द कंपाउंड, और कौन से कंपाउंड में उसके जो मेटल प्लेट है उसके ऊपर कौन सा कार्बन कंपाउंड डिपॉजिट होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने ये बताया कि एक स्पेचुला लो, इस स्पेचुला पे क्या लो आप एक एक कार्बन कंपाउंड लेके उनको बंद करो, बंद करने पर जब फ्लेम आती है उसके ऊपर प्लेट लगा के देखो कि वो ब्लैक होती है या नहीं होती है। तो इसका कंसेप्ट यह है कि इनकम्प्लीट कम्बिशन, अगर इनकम्प्लीट कम्बिशन होता है तो अपनी जो फ्लेम होती है वो कैसी होगी, येलो होगी या फिर स्पुटी होगी। स्पुटी का मतलब हो जाएगा कि धुआंदार होगी। तो उसके ऊपर अगर अपन प्लेट रखेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, प्लेट है वो ब्लैक हो जाएगी। और अगर कंप्लीट कम्बसन होता है, कंप्लीट कम्बसन होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू फ्लेम होगी, और उसके ऊपर अगर अपन मेटल प्लेट रखेंगे तो वो क्या डिपोजिशन नहीं होगा उसके ऊपर, यानी ब्लैक नहीं होगी वो। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.4 कि लाइट ए Bunsen burner and adjust the air hole at the base of the gate, different type of the flame present of smoke। या तो ये बोल रहे हैं कि बर्जन जो बुनसन बर्नर होता है वो जलाएंगे और उसके बीच में एयर का स्पेस रखेंगे तो उसके आधार पर जो फ्लेम बनेगी वो बताना है। When do you get a yellow and spooty flame? येलो और सूती फ्लेम कब मिलेगी अपन को। When do you get a blue flame कब मिलेगी अपन को। ये केस वही है जो अपने गैस चूल्हा होता है उसी की केस है। जब जनरली गैस चूल्हा अगर साफ होता है तो उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और जब प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो उसकी फ्लेम होती है वो ब्लू कलर की होती है। लेकिन जब उसके होल बंद हो जाते हैं, लेकिन गैस चूल्हे के जब होल बंद हो जाते हैं दूध वगैरह गिर जाने से, तो क्या होता है वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं होती, और ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं होती तो क्या होता है, इनकम्प्लीट कम्बिशन होता है और उसमें येलो फ्लेम आती है। तो ये दोनों ही चीज़ अपन अपने गैस के चूल्हे पर भी देख सकते हैं कि उसमें मोस्टली तो कैसी होती है, ब्लू फ्लेम होती है, लेकिन कभी कभी येलो फ्लेम भी मिलती है। क्यों होता है ऐसा, लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, जब एयर की कमी होती है, मतलब गैस चूल्हे का जो होल्स है अगर वो बंद हो जाते हैं तो एयर की सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। तो एयर की सप्लाई जब कम होती है तो इनकम्प्लीट कम्बिशन होता है, और जब इनकम्प्लीट कम्बिशन होता है तो सूटी फ्लेम मिलती है, यानी फ्लेम के साथ में क्या आता है, धुआं आता है, और येलो फ्लेम मिल जाएगी। या सफिशिएंट ऑक्सीजन रिच, और जब अपने जो चूल्हा है उसको अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है, अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है, तो वहाँ कंप्लीट कम्बशन हो जाता है, और जब कंप्लीट कम्बशन होता है तो फ्लेम कैसी होती है, ब्लू फ्लेम मिलती है अपन को। इस ब्लू फ्लेम में जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, और जब येलो फ्लेम होती है तो उस टाइम टेम्परेचर होता है वो कम होता है। देन एक्टिविटी 4.5 टेक अबाउट 3 ml ऑफ एथेनॉल in a test tube and warm gently in a water bath। अपन 3 ml एथेनॉल लेंगे और उसको थोड़ा सा वाटर बाथ में गर्म कर लेंगे। देन एड ए 5% सोल्यूशन ऑफ द एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, वो भी कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए। ड्रॉप बाय ड्रॉप दिस सोल्यूशन, मतलब जो एथेनॉल था जिसको अपन ने गर्म कर रखा था उसमें 1 ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, KMnO4 डालेंगे। डज द कलर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट फर्स्ट persist when it is added initially, क्या जब अपन इसको एडेड करेंगे तो क्या पोटेशियम परमैंगनेट का कलर अभी भी वही बना रहेगा, तो नो। क्यों नहीं बना रहेगा, यूज ऑफ इन ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन में यूज हो जाता है। व्हाई डज द कलर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट नॉट डिसअपीयर व्हेन ऑक्सीज इज एडेड, अगर उसको ऑक्सीज में डाला जाए तो भी क्या वो डिसअपीयर नहीं होगा, डिसअपीयर नहीं होगा। तो एल्कोहल ऑक्सीडाइज टू एथेनोइक एसिड, तो वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। जैसे अपन ऑक्सीज में डालेंगे KMnO4 के साथ में करेंगे तो ये एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये रिएक्शन कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। और ये जो कंपाउंड है KMnO4 K2Cr2O7, ये किसका करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.6 ड्रॉप ए स्मॉल पीसेज ऑफ सोडियम अबाउट इन साइज ऑफ ए कपल ऑफ द ग्रेन्स ऑफ द राइस इनटू एथेनॉल। ये बोल रहा है कि सोडियम के कुछ पीसेज है वो अपन किस में डालेंगे, एथेनॉल में डालेंगे। एथेनॉल कौन सा लेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% अल्कोहल लेंगे। तो अपन को देखना है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो अपन देखे ये एथेनॉल है, उसकी अगर सोडियम डालेंगे तो ये सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा तो यहाँ Na आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड, और एक गैस रिलीज होगी, और वो गैस कौन सी होगी, H2 गैस होगी। हाउ विल यू टेस्ट द गैस इन्वॉल्व, और इस गैस को कैसे करेंगे इसका टेस्ट, तो वही होती है पॉप साउंड वाला, मतलब ये जो गैस है उसको क्या करेंगे,
बर्निंग कैंडल के पास में ले जाएंगे तो ये पॉप साउंड करेगा, पट पट की आवाज के साथ में जलेगा, तो अपन को पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। HCl यूजिंग बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर और लिटमस पेपर के टेस्ट करके अपन दोनों में डिफरेंस बताएंगे। तो फर्स्ट है, आर बोथ एसिड इंडिकेटिंग बाय द लिटमस पेपर। क्या दोनों जो एसिड है क्या वो लिटमस टेस्ट देंगे? तो अपन को पता है देंगे, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, एसिड होते हैं। एसिटिक एसिड भी एसिड है और डाइल्यूट HCl भी एसिड है, तो ये टेस्ट दोनों ही देंगे, लिटमस टेस्ट दोनों देंगे। नेक्स्ट, डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो देन ए इक्वल स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है? नहीं, ये दोनों अलग अलग एसिड है। कैसे? मिलरन एसिड लाइक HCl। जो HCl है वो मिलरन एसिड है, और जो मिलरन एसिड वो होता है जो माइनिंग से निकाला जाता है, नीचे से अर्थ क्रस्ट में से निकाला जाता है। तो HCl है वो मिलरन एसिड है, और मिलरन एसिड होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, किसमें? वाटर में। और जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं उन्हें के अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। तो HCl माइनिंग एसिड है और मिलरन एसिड है, और जो मिलरन एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। देन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो लिविंग से फाइंड होते हैं, प्लांट एनिमल से फाइंड होते हैं वो। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड होता है। देन एक्टिविटी 4.8, टेक 1 ml ethanol and 1 ml glacial acetic acid along with a few drop of concentrated H2SO4 in a test tube। एक टेस्ट ट्यूब में अपन क्या लेंगे? ग्लेशियर इनटू ए बीकर, फिर उसको अपन बीकर में डाल देंगे, कंटेनिंग 20 to 5 ml ऑफ द वाटर एंड स्मेल रिजल्टिंग। जिस बीकर में पहले से ही 20 to 50 ml वाटर है, उसमें जैसे ही डालेंगे तो कैसी स्मेल आएगी ये बतानी है। तो देखो, एक्चुअली ये रिएक्शन है वो एस्टिफिकेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एथेनोइक एसिड की रिएक्शन, ये रहा एसिटिक एसिड है वो एथेनोइक एसिड होता है। तो एथेनोइक एसिड की रिएक्शन एथेनॉल के साथ में कराते हैं, और अपने प्रेजेंस ली है कंसंट्रेटेड H2SO4। तो एसिड की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एथेनोइक एसिड और एथेनॉल की रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं तो वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और एस्टर आर स्वेट स्मेलिंग सब्सटेंस, और एस्टर होता है वो मीठी स्मेल देता है। एंड दीज आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम, और ईस्टर का जो यूज होता है वो परफ्यूम बनाने में यूज में लेते हैं। देन एक्टिविटी 4.12, टेक 2 टेस्ट ट्यूब विद अबाउट 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, दोनों में 10 ml हार्ड वाटर लेंगे। एड 5 ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन टू 1 and 5 ड्रॉप ऑफ डिटर्जेंट सॉल्यूशन टू द अदर्स। एक ट्यूब में तो अपन क्या करेंगे? 5 ड्रॉप सोप सॉल्यूशन डाल देंगे, और दूसरी वाली ट्यूब में 5 ड्रॉप किसकी डालेंगे? डिटर्जेंट की डालेंगे। शेक बोथ टेस्ट ट्यूब फॉर द सेम पीरियड, और दोनों को सेम टाइम के लिए अपन क्या करेंगे? शेक कर लेंगे, हिला लेंगे। देन क्वेश्चन पूछा है, डू बोथ टेस्ट ट्यूब हैव द सेम अमाउंट ऑफ फोम। क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में झाग एक जैसे होंगे, फोम एक जैसे होंगे, एक जितनी मात्रा में होंगे? तो नो, क्योंकि जिस टेस्ट ट्यूब में अपन ने डिटर्जेंट ज़्यादा डाला है उसमें फोम ज़्यादा बनेंगे, और जिसमें अपन ने सोप डाला है उसमें सोप फोम तो कम बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि अपन को पता है कि सोप हार्ड वाटर के साथ में जनरली फोम प्रोड्यूस नहीं करता है। वो क्या करेगा? सोप पहले डिजोल्व करके उस हार्ड वाटर में जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है उनको सेडिमेंट करेगा, उसके बाद में डिजोल्व होकर फोम प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें फोम कम होंगे सोप वाली टेस्ट ट्यूब में, और डिटर्जेंट में अच्छे से फोम प्रोड्यूस हो जाएंगे। देन इन विच टेस्ट ट्यूब इज ए क्रूडी सॉलिड फॉर्म। कौन सी ट्यूब में वाइट क्रूड बन जाएगा या धुंधला सा हो जाएगा? तो वो कौन सा हो जाएगा? सोप टेस्ट ट्यूब में। क्यों? क्योंकि सोप टेस्ट ट्यूब क्या करेगा? हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को इस कम में कन्वर्ट कर देती है, नीचे बैठ जाएगा, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा।